हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने पीएसआईआर ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोचेस की। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच की सारी डायमेंशन समझाती थी। प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो बातें हमें करनी है जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, और वो है बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स। उसके बाद हम मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोचेस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार के लिए हम समझते हैं कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के कुछ फ़ायदे क्या होते हैं। अगर हम इस अप्रोच का सहारा लेते हैं, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट वगैरह अगर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को एक मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के बेसिस पर फॉर्मुलेट करता है कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। एक तो देखो क्या है, क्योंकि इस थ्योरी का नाम अपने आप में क्या है कि दिस इज मिनिमलिस्ट, है ना। कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस की यहाँ पर बात होगी। तो आप पहला फ़ायदा इसका ये बोल सकते हो डैट देयर इज इंक्रीज्ड क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसा क्यों? इंक्रीज क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? बिकॉज मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर बात सिंपल ये है कि देयर आर सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। डैट कैन बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक तो वो ईजी हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस वो ईजी हैं फॉलो करने के लिए भी। फिर चाहे सत्ता में बैठे हो जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से हम बात करें फॉलो करने की, या फिर सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से बात करें। दूसरा मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच का बेनिफिट ये है दैट इट रिड्यूसेस, क्योंकि यहाँ पर कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है, कम से कम एथिक्स की एप्लीकेशन की बात होती है, रूल्स को सिंप्लीफाई करने की बात होती है, ठीक है। इवन आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना था कि जब मैंने आपको मिनिमलिस्ट डेमोक्रेसी की थ्योरी की एक अप्रोच बताई थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए और बाकी ओपन स्पेसेस अवेलेबल होने चाहिए, जहाँ पर एक ओपन रूम, एक ओपन विंडो हो, एक स्कोप हो कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग ये जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंट्री टू कंट्री एडजस्ट करे जा सकें। तो इसकी वजह से एक दूसरा बेनिफिट ये निकल कर आता है मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर, डैट इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है तो इससे फ़ायदा एक ये निकलता है कि इट कैन हेल्प टू अवॉइड जो अनइंटेंडेड, जो हम चाहते नहीं भी हैं, जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। और ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ना चाहते हुए भी जो परिणाम कभी कभार आ जाते हैं, वो जनरली किसकी वजह से अराइज होते हैं? दीज कॉन्सिक्वेंसेस जनरली अराइज फ्रॉम ओवरली इलेबोरेट सिस्टम्स, जहां बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। उन्हीं सिस्टम्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के चलते अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स, रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर क्योंकि जब रूल्स ही एकदम मिनिमम है, तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीट तरीके से अवॉइड करे जा सकते हैं, ठीक है। अगला इसका फ़ायदा ये है, अब क्योंकि हमने बात करी थी कि ये जो मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है ये रिजिड नहीं है अपने आप में,
यहाँ पर देयर इज़ अ रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट्स एंड वक्त और परिस्थिति के हिसाब से हम थोड़ा सा रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो यही इसका एक बेनिफिट बन जाता है, डैट अंडर मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच देयर इज पोटेंशियल फॉर greater फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मिनिमलिस्ट सिस्टम्स जो हैं, सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये कह सकते हो कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव सिस्टम्स जो होते हैं दे आर एडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, दे आर एडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे वक्त परिस्थिति वगैरह बदलेगी तो हम उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहे हैं किसी सोसाइटी, किसी समाज या किसी देश के अंदर, तो डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट भी एक तरीके से सिचुएशंस को ही जस्टिफाई करते हैं कि अगर सिंपल आप ऐसे कह सकते हो उसको कि वक्त परिस्थिति, ज़माना, हालात, कुछ चीज़ें अगर समाज के अंदर, देश की व्यवस्था के अंदर अगर बदलने लगें तो उसके हिसाब से हम फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ओके। लेकिन मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के बेसिस पर जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर्स अपनी थ्योरीज और फिलोसफीज को बेस करते हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल कर आते हैं। इस मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब पहली लिमिटेशन ये आती है डैट देयर इज रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। देयर इज रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। अब इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप क्या कह सकते हो कि एक जो मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है वो जनरली कोशिश करती है कि वो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिसके बारे में इन डिटेल बात होनी चाहिए या फिर वो इतनी इजी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो सकते हैं, लेकिन मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच उसको ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है ये अप्रोच। और इसके चलते एक दिक्कत ये उत्पन्न होती है डैट क्रिटिक्स ही कहते हैं इट फेल्स टू एड्रेस, समटाइम्स इट फेल्स टू एड्रेस, कभी कभार इट फेल्स टू एड्रेस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कि चीज़ों को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता दिया जाता है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या जो नुआंसेस होते हैं उसको तो टोटली इग्नोर कर दिया जाता है ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के चलते, ठीक है। फिर एक जो ड्रॉबैक इससे निकल कर आता है दूसरा, वो ये है दैट देयर इज पोटेंशियल फॉर, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं दैट देयर इज पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीट कवरेज। देयर इज पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीट कवरेज। तो मिनिमलिस्ट जो रूल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एड्रेस कर सकें सारे के सारे पॉसिबल सिनेरियोज को, या फिर आप कह सकते हो सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस को। क्योंकि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर हम बेयर मिनिमम चीज़ों की बात करते हैं, तो और ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है ना अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, उसको ये वाली अप्रोच इग्नोर कर देती है। मतलब देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि हम और ज़्यादा चीज़ें कर सकें, और ज़्यादा चेंजेस लेकर आ सकें, और बेटर गवर्नेंस लोगों को डिलीवर कर सकें, और बेटर अपनी देश की व्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मजबूत कर सकें, उसके अंदर और
ज़्यादा अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ सकें, लेकिन ये वाली अप्रोच कंप्लीट तरीके से उसको बेयर मिनिमम सर्कमस्टांसिस के अंदर फिक्स कर देती है। तो उससे होता क्या है कि देयर इज पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीट कवरेज। कहने का मतलब ये है कि और पॉसिबल सिनेरियोज एंड सिचुएशंस को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर, जो उसका ड्रॉबैक है, दैट देयर इज डिफिकल्टी in defining the term मिनिमम। अब ये दिक्कत कैसे है? क्योंकि हम जब मिनिमम, या हम जिसको कहते हैं मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जब हम बात करें, तो ये जो मिनिमलिज्म है, मिनिमलिस्ट है, तो यहां पर ये जो टर्म है मिनिमम, ये क्या है? मिनिमम कितना कम कोई पैरामीटर हो, कोई दायरा हो, कोई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हो, तो वो अगर कम है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि वो कम है, लेकिन वो कितना कम है? ठीक है। तो यहां पर हमारे सामने एक दिक्कत यह आ सकती है कि वी कैन फेस डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग of what constitutes the एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी। कम से कम जो चीज़ों की आवश्यकता है, कम से कम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो आवश्यकता है, तो वो कम से कम का मतलब क्या है? कितना कम, किस हद तक कम? वॉट इज एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी, मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड हो, एकदम कम हो, लेकिन इट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। अब ये जो चीज है इन डिफाइनिंग कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी, ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है गवर्नेंस के लिए, प्रशासन के लिए, और वहां पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। और चैलेंज क्यों है ये? ये चैलेंजिंग क्यों है? बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। यहां पर आपकी जो इंटरप्रिटेशंस है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके, मतलब आपके नज़रियों से कोई एक जो एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी वाला जो कंपोनेंट है कि बेयर मिनिमम कंडीशंस इतनी होनी चाहिए, वो आपके नज़रियों से अलग हो सकता है, मेरे नज़रियों से अलग हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के नज़रियों से बिल्कुल ही अलग हो सकता है। तो यहां पर एक कोई कंसेंसस नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के एक पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर वक्त और ज़माने में जो हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो कब तक सही रहेंगी, क्या वो आपके नज़रियों से सही है, या फिर सब लोग उस पर सहमत हैं। तो ये एक प्रकार से एक हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम डिफाइन करने में थोड़े से असक्षम हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसरी। ठीक है। तो ये बेनिफिट्स और कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बताना बाकी रह गया था आपको, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर नहीं करा था विद रिस्पेक्ट टू मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बता दिया है। तो अब आपका ये जो मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गई है, A to Z आपका ये सारा कवर हो गया है। अब दोस्तों हमें बात करनी है दूसरी नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में, दैट इज मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच। अब यहां पर एक चीज़ देखना, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यह बताया गया था
कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच बेसिकली एक ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कुछ आइडियाज़ के और कुछ नॉर्म्स के, जिससे हम एक आइडियल स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं देश की गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर किसी एक नेशन स्टेट के अंदर उसको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। अब ये अभी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, अभी मतलब प्रैक्टिकल तो है लेकिन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन अभी ये वास्तविकता से मैच नहीं करता, अभी ये रियलिटी नहीं है उस कंट्री की, उस रीजन की, उस नेशन स्टेट की। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशंस है, ये एक आइडियलिज्म वाली टेंडेंसी है, क्योंकि नॉर्मेटिव वर्ड अपने आप में एक आइडियलिज्म की चीज को दर्शाता है कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहां पर बात मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच बिल्कुल बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आइडियाज एंड नॉर्म्स की बात करती है, एक सोसाइटी को, एक नेशन स्टेट को उस पर्टिकुलर पाथ पर लेकर जाने के लिए, कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, वहीं पर उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट जो ये मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, वहां पर ऐसे आइडियल स्टैंडर्ड्स को लेकर आते हैं कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जिसको क्रिटिक्स ये कहते हैं कि देयर इज नो फिनोमेना इन द वर्ल्ड, कुछ भी हो जाए, ये मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के तहत जो बातें करी जाती हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव। यहां पर क्लियर तरीके से लिखा हुआ है विच नो फिनोमेना कुड अचीव। अब ये क्रिटिक्स का कहना है दोस्तों, मतलब वो ये कहते हैं कि जब भी कोई एक थिंकर आइडियलिज्म की बातें करता है और अपनी आइडियलिज्म की विचारधारा के बेसिस पर जब वो अपनी अप्रोच के अंदर एक नॉर्मेटिव अप्रोच को अपना रहा है, यहां तक चीज ठीक है, लेकिन अगर उसकी अप्रोच नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर फर्दर बाइफर्केशन करते हुए एक मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, तो यानी कि वो ऐसी मैक्सिमम चीजों के बारे में बात कर रहा है, इतनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है कि आज की वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं उसकी थ्योरी, उसके विचार, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर के, थ्योरिस्ट के एंड फिलोसोफर के, कि जो वास्तविकता से मैच ही नहीं करते हैं, एंड विच इज वेरी हार्ड टू अचीव, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप इसको अचीव कर नहीं सकते हो। यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल थिंकर और कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, कोई पॉलिटिकल फिलोसफर अगर अपने किसी एक आइडिया को दे रहे हैं, लाइक प्लेटो का आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको अगेन हम एक आइडियलिस्ट थ्योरी मानते हैं, हम यहाँ पर इतना ज़्यादा बाइफरकेट नहीं करते अपने PSIR के कोर्स के अंदर कि विच थ्योरीज आर पार्ट ऑफ मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच या विच पर्टिकुलर थ्योरीज एंड थ्योरिस्ट आर पार्ट ऑफ मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, क्योंकि उन पर्टिकुलर थ्योरिस्ट ने खुद नहीं बताया ये, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके कॉन्सेप्ट को जानते हुए हम एक अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है जानना कि अगर एक पॉलिटिकल फिलोसफर, एक थ्योरिस्ट ने एक पर्टिकुलर वक्त और ज़माने के अंदर अपनी कोई पॉलिटिकल थ्योरी दी थी और उसके ऊपर कुछ कमेंट्रीज कर रखी हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने, तो क्या वो मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, क्या वो या फिर क्या वो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है? क्या वो चीज़ें आइडियलिज्म की राह को बताती हुए अचीवेबल हैं, या फिर वो इतनी ज़्यादा फिक्टिशियस हमें लग रही है, इतनी ज़्यादा हमें बनावटी लग रही है, इतनी ज़्यादा हमें स्टोरी मेकिंग लग रही है कि इट इज़ हार्ड टू अचीव। एंड सीधा क्रिटिक्स तो यही कहते हैं कि देयर इज नो फिनोमेना दैट कुड हेल्प यू टू अचीव दोज आइडियाज। ठीक है, तो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच को समझना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, क्योंकि आप वर्ड से जाने गए होंगे, यहाँ पर हम मैक्सिमम पोटेंशियल आउटकम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए हम थोड़ा समझते हैं इसको कि व्हाट इज दिस मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच।
देखो, मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच को आप एक टर्म से डिनोट कर सकते हो, जैसा कि हम मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच को मिनिमलिज्म कह रहे थे ना, तो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच को आप एक फिलोसफिकल टर्म से समझ सकते हो जिसको हम कहते हैं मैक्सिमलिज्म। अब मैक्सिमलिज्म के अंदर क्या होता है, हम यहां पर कुछ चीजों को, इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करने की बात करते हैं ताकि हम अचीव कर सकें, ताकि हम अचीव कर सकें बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को। लेकिन यहां पर जो हमारे एक्शंस होते हैं ना दोस्तों, यहां पर हमारे जो एक्शंस होते हैं दे आर मोर एक्सटेंसिव, दे आर मोर एक्सटेंसिव एक्शंस, जो कि एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की बात करते हैं। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण रेखा की बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये टर्म मैं क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज देखो, चाहे मिनिमलिज्म नॉर्मेटिव अप्रोच हो, चाहे मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच हो, है ये नॉर्मेटिव अप्रोच ही, यानी कि आइडियलिज्म वाली अप्रोचेस हैं ये। मिनिमलिज्म में फिर भी इतना माना जाता है कि येस इट इज पॉसिबल टू अचीव थोड़ा सा साम दाम दंड भेद कर, लेकिन मैक्सिमलिज्म के अंदर या मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर इट इज अ ड्रीम ऑफ अचीविंग अ आइडियल स्टेट, या एक ऐसी आइडियलिज्म वाली कंडीशन है, यहां पर एक स्टोरी मेकिंग है जो अभी वास्तविकता से दूर है, लेकिन अचीव इसको करा जा सकता है। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यहां पर इतने भयंकर एक्शंस की बात चल रही है कि पूरा तख्ता पलट बिल्कुल ऐसा जैसे तख्ता पलट गया, ऐसा नज़ारा दिख रहा है हमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के अंदर। और यहां पर हमारे जो एक्शंस हैं वो एक्सटेंसिव हैं, लेकिन इसके साथ ही देयर आर वाइडर रेंज ऑफ कंसिडरेशंस। यहां पर हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। जैसे अभी हमने इस लेक्चर में जब शुरू करा इसको, तो मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोचेस के कुछ बेनिफिट्स पढ़े और कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े, है ना। तो ड्रॉबैक्स के अंदर हमने इसका सेकंड ड्रॉबैक क्या पढ़ा था, देयर इज पोटेंशियल फॉर, ये मिनिमलिस्ट का ड्रॉबैक था कि देयर इज पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीट कवरेज। मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच सभी पॉसिबल सिनेरियोस और सिचुएशंस को एड्रेस करने की बात नहीं करती है, वो सिर्फ एब्सोल्युटली मिनिमम नेसेसरी जो कंडीशंस हैं उनको अचीव करने की बात करती है मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, और उसके बेसिस पर डिजाइन करी गई थ्योरीज बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स। वहीं पर बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, वहां पर हम वाइडर रेंज ऑफ कंसिडरेशंस की बात करते हैं, यानी कि कंसिडरेशंस का यहां पर यह मतलब है कि हम यहां पर वाइडर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम अचीव कर सकते हैं, उन सभी के स्कोप की हम यहां पर बात करते हैं। तो ये जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, इसका कोर प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है। तो इसका जो कोर एम है वो ये है, इट एम्स टू अचीव the best possible outcome, the best possible outcome, और उसके साथ ही, या फिर आप ये कह सकते हो, इट एम्स टू मैक्सिमाइज कि जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी एक इवेंट के, किसी भी एक चीज के निकलने वाले हैं, लाइक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म के या गवर्नेंस डिलीवरी के, गवर्नेंस सिस्टम के, हमें उससे निकलने वाले जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं
सिर्फ उनको पॉजिटिव नहीं बनाना है, बल्कि उस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा मैक्सिमाइज भी करना है जितना हो सके। ठीक है। अब जैसे दोस्तों हमने मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर कुछ सिनेरियोज दिए थे कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच कैन बी यूज्ड इन एथिक्स, कैन बी यूज्ड इन लॉ। तो वहीं पर अगर हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स की बात करें कि ये जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एथिक्स, या एथिक्स के अंदर अप्लाई करते हुए जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स हैं वो क्या बात करते हैं। तो एथिक्स के संदर्भ में ये जो मैक्सिमलिज्म का आइडिया या फिर ये जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है, इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और फिलोसफर्स हैं जो कि मैक्सिमलिज्म की फिलॉसफी को अपना रहे हैं, वो हो सकता है कि ऐसी बातें करने लगें कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर उसको वेलफेयर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर गवर्नेंस के चलते या एडमिनिस्ट्रेशन के चलते, तो इट शुड बी मोर जस्ट। यानी कि देख रहे हो यहाँ पर हमेशा मैक्सिमाइज करने के ऊपर हमारा इशारा है। हम लोग यहाँ पर जस्ट सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, बट मोर जस्ट सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, या फिर मोर इक्विटेबल आउटकम, कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी का रिजल्ट देखना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखना चाहिए। और यहाँ पर इसके साथ ही मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल थ्योरीज ये भी बोलते हैं कि दिस मोर जस्ट एंड मोर इक्विटेबल आउटकम शुड बी अचीव्ड इवन इफ इट रिक्वायर्स, चाहे भले ही इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़े कि हमें कुछ समाज के अंदर या देश की व्यवस्था के अंदर कुछ अगर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगाने पड़े या सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आने पड़े, तो एवरीथिंग इज कूल, करो वो चीज, साम दाम दंडभेद करके कुछ भी करके। यहां पर हमें जस्ट सोसाइटी की स्थापना तो करनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहां पर हमें इक्वालिटी के प्रिंसिपल को तो लेकर आना है, लेकिन अगेन वो भी चीज ज्यादा से ज्यादा। फिर अगर हम एक एग्जांपल दें कि हाउ दिस मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एथिक्स, हो गया ना। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं हम यहां पर डेमोक्रेसी का। आपको याद होगा कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच की छत्र छाया के अंदर आने वाले जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिद्धांत कुछ ऐसे होने चाहिए जिसको सब लोग एग्री कर सकें, और बहुत इजी वाले वो होने चाहिए, बेयर मिनिमम कंडीशंस वो होनी चाहिए, लाइक वोटिंग या मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वोटिंग अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। बाकी कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन जिस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है, तो वी शुड लीव सम रूम, सम स्कोप, सम स्पेस, ताकि वो कंट्री को चलाने वाले जो लोग हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मोल्ड कर लेंगे। हमें उसको कोई यूनिवर्सल बनाने की जरूरत नहीं है कि पत्थर की लकीर आपने खींच दी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस ऑफ अ कंट्री, जहां पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है हर जगह पर एक जैसे उसको अप्लाई कर दो। मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उनको लागू कर दिया जाए हर जगह पर। अब ये क्या हो गई, बेयर मिनिमम कंडीशन कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होने ही चाहिए, लेकिन बाकी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन, देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। हमें कोई उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बेफिजूल की। ये चीज है। तो डेमोक्रेसी के अंदर वहीं पर अगर हम बात करें मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो फिलोसफर्स आते हैं, उनका क्या कहना है इस संदर्भ में।
तो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स कहते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एथिक्स का एग्जांपल दिया विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंदर इन डेमोक्रेटिक थ्योरी मैक्सिमलिस्ट डेमोक्रेसी, यहां पर एक टर्म निकल कर आती है, क्योंकि जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के लोग अगर डेमोक्रेसी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो यहां पर डेमोक्रेसी बन जाती है मैक्सिमलिस्ट डेमोक्रेसी। तो वो एम्फसाइज करती है, वो एक चीज के ऊपर इशारा करती है, इट लेज एम्फसिस ऑन, यहां पर ऐसी बातें होने लग जाती हैं दैट देयर शुड बी हाई पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, या फिर देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ या मैक्सिमम लेवल ऑफ सोशल जस्टिस। अब मुझे आप एक बात बताओ, जैसे ये मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड थिंकर्स हैं, जो गालियां खाते हैं, अब यहां पर ये बात कर रहे हैं देयर शुड बी हाई पार्टिसिपेशन। यार अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं तो ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। दिव्या, मयूर बताओ कि उनको वोट करने जाना है कि नहीं जाना, और वोट करने जाना भी है तो किसी पार्टी के सिंबल पर उनको ईवीएम दबाना है या बैलेट पेपर के थ्रू, जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं जिन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर डेमोक्रेसी भले ही हो, जिन कंट्रीज़ में ईवीएम्स के थ्रू होते हैं वोटिंग प्रोसेस, कोई भी वोटिंग प्रोसेस हो कैसा भी होता हो, लेकिन आप क्या ज़बरदस्ती हाई पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हो? क्या बताओ, खींच खींच कर लेकर आ सकते हो लोग घर से? और जो लोग वोट करने जा भी रहे हैं वो पार्टी के सिंबल को छोड़कर अगर नोटा जैसे ऑप्शन पर अगर टिक लगाते तो आप कुछ कर सकते हो उनका? ये तो एक पर्सनल विलिंगनेस हुई ना कि आपको क्या करना है बीइंग अ वोटर, है ना? यही तो आपकी लिबर्टी और फ्रीडम का एक सिंबल है। तो इसलिए कभी कभार मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच को सही नहीं माना जाता, बिकॉज यहां पर ना हर सिचुएशन के अंदर एकदम चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो है उसको मैक्सिमाइज करने की बात करी जाती है। यहां पर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से कभी कभार जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं प्रैक्टिकलिटी से। वहीं पर जो मिनिमलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के, वो भले ही आइडियलिज्म की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बेयर मिनिमम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। कि उनका ये कहना है कि हम आइडियलिज्म की बात जरूर कर रहे हैं, हम भी स्टोरी मेकिंग कर रहे हैं, हम भी एक फिक्टिशियस एक सिनेरियो बना रहे हैं जो कि अचीवेबल हो सकता है या नहीं हो सकता वो हमें नहीं पता। मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के लोग कहते हैं कि वो हमें नहीं पता कि वो अचीवेबल है कि नहीं है, लेकिन ये बेयर मिनिमम कंडीशंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कि अगर हम थोड़ा सा इसमें सूझबूझ दिखाएं तो डेफिनेटली यस इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं है एक तो, और किसी को तंग करने वाली कंडीशंस नहीं है। ये चीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ, ठीक है। अब यहां पर हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, इसके कुछ की फीचर्स को जानते हैं। तो पहला इसका फीचर है, बिल्कुल इसके फीचर्स अब अपोजिट हो जाएंगे एज कंपेयर टू मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच। वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था, है ना? यहां पर देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके संदर्भ में आप क्या कह सकते हो कि जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच है
it actually embraces complexity, it actually invites and embraces complexity. इन्वाइट करा जाता है, यहां पर एक्सेप्ट करा जाता है उसको, और एक और चीज को एम्ब्रेस करा जाता है, एक्नॉलेज करा जाता है, और वो चीज है द पोटेंशियल फॉर diverse and multitude of perspectives and possibilities. कि जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो, जितनी ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो, उनको एक्सेप्ट करा जाता है. यहां पर हम पीछे खिसक रहे थे मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर. हम पीछे खिसक रहे थे कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है. हमें यहां पर जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको अवॉइड करना है. यहां पर लेकिन क्या है कि जो मल्टीट्यूड ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं, मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर इनको अवॉइड करा जाता था, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को, डाइवर्स पॉसिबिलिटीज को, लेकिन यहीं पर मल्टीट्यूड एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करा जा रहा है. उसके बाद क्योंकि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर कंडीशंस ही बहुत कम होती हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शंस तो कोई आते ही नहीं है. लेकिन मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि जितने ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और पॉसिबिलिटीज होंगी ना, तो उतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे. तो इसका अगला की कैरेक्टरिस्टिक या की फीचर ये है दैट देयर इज ओपननेस टू कॉन्ट्राडिक्शंस. तो कुछ जो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के जो पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थ्योरिस्ट हैं, जो फिलोसफर्स हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि रियलिटी जो है, जो वास्तविकता है, उसको जैसा अभी तक समाज के लोग, जनता अभी तक जैसा देख रही है, समझ रही है, वो वैसे ही समझ रही है जैसा उनको समझाया गया. मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थिंकर्स ये कहते हैं कि रियलिटी कभी कभार काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जो कि हमारे जो लॉजिकल सिस्टम्स हैं, मतलब हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नेंस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिन लॉजिक पे अभी तक काम करती है, वो बिल्कुल जैसे फ्लो में चलती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एकदम एक फ्लो में चल रहा है, एक बहाव की तरह. तो वो लॉजिकल सिस्टम्स के हो सकता है कि अभी तक उनकी पकड़ में ही ना आई हो, वो उनको ग्रैस्प ही ना कर पाए हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कभी सोचा ही ना हो प्रशासनिक अधिकारियों ने, राजनेताओं ने. लेकिन वो चीजें हो सकती हैं, ऐसा मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के लोग कहते हैं. कि वो ये कहते हैं, मतलब आप सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड एंडलेस सॉल्यूशंस ऑफ एवरीथिंग. सिंपल अगर मैं आपको भाषा में बताऊं कि मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के लोग क्या बोलना चाहते हैं कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड एंडलेस सॉल्यूशंस एंड आइडियाज ऑफ एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम, एवरी चैलेंज. लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचो तो सही. अभी गालियां किस बात पर खाते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से होगा क्या, ये चीज अचीवेबल तो नहीं है. लेकिन ये इस चीज को डिफेंड ये कहकर करते हैं कि भाई क्यों नहीं है अचीवेबल. आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के बाद, आउट ऑफ द ब्लू सोचने के बाद, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद हमें उसके लिए एक्शंस भी लेने हैं. और वो एक्शन अगर सही दिशा के अंदर हुए तो यस, जो चीजें अभी तक देखी नहीं गई हैं वो चीजें भी अचीव करी जा सकती हैं. और आप यहां पर ना इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी लेकर आ सकते हो. हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, लेकिन ये डिसाइड कर पाना बहुत टफ होता है कि व्हाट इज मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल थिंकर्स
और मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल थिंकर्स। अब आप नेहरू जी को देख लो, हमारे पहले प्रधानमंत्री कितने ज्यादा विजनरी लीडर थे। और मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर आप इनको समझ सकते हो, रख सकते हो। हमारे कोर्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये आपको कहीं इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। और मैं जो बोल रहा हूं शायद से वो भी सच ना हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को आप नॉर्मेटिव या बिहेवियरल अप्रोच के अंदर रख सकते हो। आइडियलिज्म वर्सेस एम्पेरिकल मेथड के अंदर आप उनको या अप्रोचेस के अंदर आप रख सकते हो। लेकिन इट इज वेरी हार्ड टू बाइफरकेट कि विच पॉलिटिकल थिंकर्स नेम्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच और कौन से थिंकर्स का नाम आएगा अंडर मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच। लेकिन चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था। नेहरू जी की बात करते हैं। नेहरू जी से सबने ये बोला था, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा भी था इसको, क्लास 12th की जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, जो कि हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी है, वहां पर लिखा हुआ है कि नेहरू जी को सबने बोला था इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा कि इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री के अंदर आप जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपना रहे हो, कभी डेमोक्रेसी इतनी डाइवर्स कंट्री में सरवाइव कर ही नहीं पाई है। आप चाहे जितने बढ़िया से बढ़िया, जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ये संविधान भी दोबारा लिखा जाएगा, ये देश भी टूटेगा, इसके बंटवारे होंगे, आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है जिससे आपने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करा है, ये टूट टूट के आगे चलकर कंट्री बनेगी। फॉर द टाइम बीइंग आपने साम दाम दंडभेद करवाकर इंडिया को एज अ यूनियन बना दिया। भारत तो बना दिया उसे, लेकिन ये टूटेगा, क्योंकि दुनिया में, नेहरू जी को सारे क्रिटिक्स ने बोला था कि दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं कि जहां पर हल्की फुल्की डाइवर्सिटी हो और वो टूटे ना। और हमारे हिंदुस्तान या भारत में तो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। फॉरेन मैगजीन्स, फॉरेन ऑथर्स ने भी क्रिटिसाइज करा था नेहरू जी को इस बात के लिए कि आपने अपने देश की डाइवर्सिटी देखी है, लिंग्विस्टिक टर्म्स में, रिलीजियस टर्म्स में, कस्टम्स के टर्म्स में, कास्ट एंड क्लासेस के टर्म्स में। कैसे संजोग कर रखोगे सारे लोगों को एक ही छत्र छाया के अंदर अंडर द नेम ऑफ हिंदुस्तान, भारत एंड इंडिया एज अ यूनियन। लेकिन नेहरू जी को पूरा विश्वास था, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, विजनरी, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, एंड उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमारा देश चल सके। तो क्या नेहरू जी गलत साबित हुए? बताओ, कितने बार संविधान लिखा गया हमारा? वही है ना आज तक स्टैटिक, सिर्फ हम कुछ चेंजेस लेकर आए हैं उसके अंदर, तभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कितने बार हमारा देश टूटा है? हमारा पार्ट 1 आर्टिकल 1 इतना स्ट्रांग है कि इंडिया एज अ यूनियन सिर्फ हमने लिखा नहीं है, वी मीन इट। देश को तोड़ने की कोशिश करी गई है, कुछ राज्यों से, कुछ रीजन से डिमांड भी आई है कि कुछ रीजन्स को अलग कर सेपरेट कंट्री बना दिया जाए, जैसे ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, या एजी फिजो ने जो मिजो नेशनल फ्रंट के तहत मिजोरम की डिमांड उठाई थी, या पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की डिमांड उठी थी। लेकिन हमने टूटने तो नहीं दिया इस देश को। कौन सी सेपरेट कंट्री बन गई बताओ अलग होकर? क्या कश्मीर ने कंट्री बना ली? क्या मिजोरम ने कंट्री बना ली? क्या नागालैंड ने कंट्री बना ली? या फिर पंजाब से अलग होकर क्या खालिस्तान का नाम की कंट्री बन गई? क्या नहीं हो पाया ना आज तक ये सपना अचीव। चैलेंजेस आए हैं हमारी डाइवर्सिटी के अंदर और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को संभालने के लिए, लेकिन जो चीज़ नेहरू जी ने सोची थी वो अचीव तो वो कर पाए। अब वो आप ये कह लो, जैसे हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस को जान रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है कि नॉर्मेटिव अप्रोच की सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा लेते ही नहीं हो ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आप एक विजनलेस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। कहने का मतलब ये, जैसे हम कहते हैं ना कि जिस इंसान के कोई सपने ही नहीं है तो वो सपने अचीव भी नहीं हो पाएंगे। आप अगर कोई चीज सोचोगे ही नहीं, अपना पूरा जीवन अगर आप वास्तविकता पर काट दोगे, आपकी वास्तविकता तो ये कहती है कि भाई आपके बाप दादा इतना ज्यादा पैसा छोड़कर नहीं गए हैं, आपके खानदान की कोई शान शौकत नहीं है, आप इतने रईस नहीं हो, तो ये तो आपकी रियलिटी है। अब इसके लिए अगर आप कोई दृढ़ संकल्प लो ही ना, जो कि आपकी रियलिटी से मेल नहीं खाता, और आप बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस अपनी लाइफ के टारगेट्स को लेकर चल रहे हो, तो वो अचीव हो ही नहीं पाएंगे अगर आप अपनी वास्तविकता को देखते रहोगे।
आपकी वास्तविकता तो आपको यही दिखा रही है ना कि आप गरीब हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप लाचारे हो, आप बेचारे हो, आप कंप्लेन करते रहते हो, कोई आपकी सुनता नहीं है, आप पावरलेस हो, या देश में कास्ट का जो कीड़ा मंडराता है, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वो कास्ट के लैडर की टर्म्स में सबसे नीचे वाली सीढ़ी है। तो अगर आप इस वास्तविकता को मानकर बैठ जाओगे तो आपके जीवन में कभी कुछ चेंज होगा ही नहीं। यहां पर यूज आती है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, फिर चाहे वो मिनिमलिस्ट हो चाहे वो मैक्सिमलिस्ट हो, कि कम से कम एक विचार को रखना, एक आइडियलिज्म की भावना को रखना, कम से कम हमें एक डायरेक्शन तो देता है, एक होप तो देता है, एक उम्मीद तो जगाता है। एक उम्मीद का दीपक और एक दिया, उसकी ज्वाला, उसकी चिंगारी, उसकी आग तो जलती है कि हम एटलीस्ट सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। तो अगर हमें मौका मिला तो हम इस चीज को लेकर आएंगे। अब वहीं पर प्लेटो जो है वो फिलोसफर किंग के आइडिया के बारे में सिर्फ बात करता रह गया, उसको प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाया, तो वो सिर्फ एक आइडियलिस्ट थिंकर बनकर रह गया। और आप उसको मतलब एक आइडियलिस्ट थिंकर है, नॉर्मेटिव थिंकर है, कुछ भी बोल लो, तो वो मिनिमलिस्ट रह गया अपनी अप्रोच के अंदर। मिनिमलिस्ट भी नहीं कहेंगे हम उसको, मैक्सिमलिस्ट कहेंगे। लेकिन मैक्सिमलिस्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि फिलोसफर किंग का आइडिया इतना छोटा मोटा आइडिया भी नहीं था, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बात करता है अपने जमाने के हिसाब से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके फिलोसफर किंग का आइडिया आ जाना चाहिए। तो वो एक मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच का थिंकर हम उसको कह सकते हैं, लेकिन अचीव कुछ नहीं कर पाया। वहीं पर आप एक मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच का थिंकर एक एक तरीके से, जब तक कार्ल मार्क्स ने उस आइडिया को अचीव नहीं कर लिया, रेवोल्यूशन को, क्रांति को, प्लोरिटेरियट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उनका अधिकार दिलाने के लिए, बोर्जुआजी की पावर को खत्म करने के लिए, तब तक वो थ्योरी दे रहा था। तो यानी कि वो कुछ आइडियलाइज कर रहा था, नॉर्मेटिव अप्रोच पर चल रहा था, लेकिन वो चीज उसने करके दिखाई प्रैक्टिकल तरीके से। तो नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा अगर वो नहीं लेता कार्ल मार्क्स, कहीं ना कहीं हर एक थिंकर एक नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा लेता है जब उसको कोई परिवर्तन लेकर आना होता है समाज के अंदर। कार्ल मार्क्स अगर सोचता ही नहीं वर्करों के अधिकारों के बारे में कि वर्कर रेवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, अपने अधिकारों की आवाज कैसे उठा सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकली उस वास्तविकता को कैसे चेंज करता अगर सोचता ही नहीं। हर चीज पहले करने के लिए आपको सोचनी तो पड़ेगी ना। अगर आप ये मान लो आज से कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं यूपीएससी का पार्ट है, कि भाई पीएसआईआर इतना डिटेल है, ऑप्शनल इतना डिटेल है, जीएस करना है, प्रीलिम्स करना है, फलाना डिग्मा बुक्स करनी है, ये सब्जेक्ट इतना, बल्कि वो सब्जेक्ट की बुक 800 पेजेस की, अगर आप ये रियलिटी मानकर बैठे रह जाओगे तो आपका किसी अटेम्प्ट के अंदर कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। आप तो फिर सिर्फ तैयारी करते हुए रह जाओगे, नाम की तैयारी आपकी होगी। आपको आइडलाइज तो करना पड़ेगा ना कि हम ये जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, जिस रास्तों से होकर गुजर रहे हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे, सुबह 4-4 बजे जो हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, तो हमारा सपना है लवासना पहुंचना, हमारा सपना है कुछ एक अधिकारी बनना, किसी की भलाई करना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आना, उसके साथ सिर्फ सिंपथाइज नहीं एम्पथाइज करना, उसकी सिचुएशन को बिल्कुल फील करना एज इट इज, और पूरे जीवन भर में ऐसे 10 लोगों का भी भला कर दिया, तो जीवन मतलब इस जीवन में पैदा होने का जो आपका कर्तव्य था वो पूरा हो चुका है। अगर आप आइडियलाइज ही नहीं करोगे इस चीज़ों को, अभी आपकी रियलिटी क्या कहती है, आप आईएएस ऑफिसर नहीं हो, आप सोचोगे ही नहीं बनने के बारे में, तो ये सब चीज़ें तो फिर बकवास है ना आपके लिए या किसी के लिए भी। तो इट इज ओपननेस टू कॉन्ट्रडिक्शन। इस पॉइंट के बारे में इतना डिटेल मैंने इसलिए बताया कि बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, कि यहां पर मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल थिंकर्स और थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि रियलिटी जो है, रियलिटी वास्तविकता जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी। वो इसलिए होंगी क्योंकि अभी तक जैसा हमारा लॉजिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और जो चल रहा है वो एक फ्लो में चल रहा है पर्टिकुलर, उसको चेंज करने का दृढ़ संकल्प किसी ने लिया ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज अगर हमारे सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं, और रियलिटी जो है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के, रियलिटी के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। आप उन चीजों को चेंज करने की सोचो तो सही, उनके लिए एक्शंस लेने का सोचो तो सही। आप पहले ही मानकर बैठ गए नहीं नहीं ये तो चीज चेंज ही नहीं हो पाएंगी, तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब इंडिया के अंदर आप ये सोचते रहो कि हमेशा करप्शन रहेगी, तो अगर आप ये मानते हो तो सच में करप्शन रहेगी इंडिया के अंदर, किसी का बाप चेंज नहीं कर सकता उसको। लेकिन वहीं पर आप ये मानो कि नहीं यार, मैं क्यों उस करप्शन का एक
नुमाइंदा बनूं, मेरी क्या गलती? मैं कुछ ऐसे एक्शंस लूंगा कि जिससे मैं इस देश के अंदर जो जो कमियां हैं, जो जो गलतियां हैं, उसको चेंज करूंगा। झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। कार्ल मार्क्स ने यही करके दिखाया था। उसके बाद तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर जो है मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच का, डेट इज इट लेज एम्फोसिस ऑन पोटेंशियल। यहां पर बात पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल की करी जाती है। तो मैक्सिमलिज्म जो है, इट ऑफन एम्फोसाइजेस द पोटेंशियल्स। किस चीज के किस चीज के लिए पोटेंशियल? फॉर थिंग्स टू बी। जैसी चीजें होनी चाहिए वैसी अगर अभी तक नहीं है तो उसको लाने की एक पोटेंशियल, एक दृढ़ संकल्प तो हो कम से कम। ना कि इसका फोकस इस चीज के ऊपर है कि जो चीज हमारे बिल्कुल सामने है, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट, या फिर दोज थिंग्स विच आर इजिली कैटेगराइज्ड, कि ये चीजें, कैटेगराइज का मतलब यहां पर ये है कि ये चीजें ऐसे 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 करके एग्जिस्ट करती हैं और ये हमेशा ऐसे ही ऐसे रहेंगी। ये हमारे देश का फ्रेमवर्क है, ढांचा है, सिस्टम है। भले इसके अंदर कुछ गलतियां हो। तो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के लोग कहते हैं कि आंखें मूंद कर बहुत सारे लोग रह जाते हैं कि छोड़ो यार, बरसों से ऐसा ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं, पैसे तो खिलाने ही पड़ते हैं कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ऐसा करने के लिए, तो हमारे देश की रियलिटी है। तो मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच का अगर कोई बंदा होगा, कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट फिलोसोफर होगा, वो ये कहेगा यू शुड टेक द इनिशिएटिव, यू शुड हैव द पोटेंशियल टू मेक थिंग्स टू बी, कि वो वैसे ही एग्जिस्ट करें जैसे आप उनको देखना चाहते हो एग्जिस्ट करते हुए। आपको अगर चीजें गलत लग रही हैं तो उसको मानो मत वैसा, और उस सिचुएशन के आगे झुको भी मत कि ये सिचुएशन या ये जो चीजें हैं आज हमारी रियलिटी है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। अब आप ये देखो ना, नॉर्मेटिव अप्रोच की आप एक छोटी सी बात को देखो। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे देश के आज़ादी से पहले जो क्रांतिकारी थे वो ये आइडियलाइज ही नहीं करते कि हमारा देश कभी आज़ाद होगा या अंग्रेज़ों की गुलामी के चंगुल से कभी बच पाएगा, तो वो अगर आइडियलाइज नहीं करते इस चीज़ को तो वो कुछ दृढ़ संकल्प भी नहीं रखते। वो दृढ़ संकल्प नहीं रखते तो कुछ एक्शंस भी कभी नहीं लेते। और जब वो एक्शंस ही नहीं लेते तो आज तक हो सकता है, क्या पता, हम ब्रिटेन की कॉलोनी ही होते, हमारा देश कभी आज़ाद ही नहीं हुआ होता। और सॉवरेनिटी जैसी चीज़, जिसके बेसिस पर, जिसके सिद्धांत पर जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि अ कंट्री इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, वो हम कभी ले ही नहीं पाते इंडिपेंडेंट डिसीजंस, क्योंकि हम तो गुलाम होते किसी की छत्र छाया के अंदर। लेकिन ये दृढ़ संकल्प हमने लिया, यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच देख रहे हो कहां कहां काम आती है। भगत सिंह अगर चीज़ों को आइडलाइज नहीं करता रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर, भले ही उसके ऊपर टैग लगा HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब HSRA बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम भगत सिंह चेंज कर कर रखता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अगर वो चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ लेता, रट लेता, या जहाँ से उसने सीखा है रशियन रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में, सिर्फ उसको जान लेता लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसके लिए दृढ़ संकल्प लेने के साथ साथ कुछ एक्शंस नहीं लेता, जो उसने उसके साथियों ने जेल में जो भुगता है, इतना ज़्यादा, इतना सफ़र करा है, अगर उन परेशानियों से नहीं गुजरता भगत सिंह तो देश आज़ाद नहीं होता। वैसे तो अनगिनत
क्रांतिकारियों का योगदान है देश की आज़ादी में, लेकिन उन्होंने आइडियलाइज करा चीज़ों को, विजुलाइज करा, जो कि उनकी प्रैक्टिकलिटी से दूर था। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस उनकी क्या थी उस टाइम पर कि देश गुलाम है। अब वो इसी रियलिटी को मान लेते कि देश तो गुलाम है, देश तो गुलाम है, अंग्रेज़ों के चंगुल में है, और कुछ एक्शन नहीं लेते, बस इस रियलिटी को माने रह जाते, तो आज भी देश गुलाम होता। तो नॉर्मेटिव अप्रोच आपको हमेशा बचाती है कि आप विजनलेस डायरेक्शन ना जाओ, विजनलेस डायरेक्शन में ना जाओ, कि जहां पर आपका कोई दृढ़ संकल्प ही नहीं है, जैसी चीज़ें आप उसको वैसे माने जा रहे हो। ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें भी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि वास्तविकता हमेशा कड़वी होती है, और आप उस कड़वाहट को अगर मानकर बैठ गए तो आप कभी कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले पाओगे उस वास्तविकता को चेंज करने के लिए। तो ये हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक के अंदर डीप डिगिंग करने से पहले ये जो दूसरे पॉइंट के अंदर जो दो टर्म्स आए थे, कॉन्सेप्ट्स आए थे, मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच एंड मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच, अब इनके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इजीली तरीके से इसको एड्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और भी चीज़ों को उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।